सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 1990 में हुआ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार टाला जा सकता था? क्या कश्मीर घाटी में 1990 में हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन रुक सकता था? क्या क्रूरता की कश्मीर फाइल्स बनने से बच सकती थी? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आज ये बहुत बड़ा सवाल। सोचिए, आखिर क्या वजह थी कि कई दिनों तक अखबार में विज्ञापन देकर खुलेआम हिंदुओं को धमकियां दी गई, सरकार धृतराष्ट्र बनी रही, कश्मीर की गली गली में हिंदू विरोधी पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन प्रशासन तमाशा देखता रहा। अचानक कैसे पुलिस गायब हो गई? कोई साजिश थी? कोई प्रयोग था? प्रशासन ध्वस्त हो गया? अचानक ऐसा क्या हुआ? सुरक्षा एजेंसियां बताती रही कि कट्टरपंथी और आतंकवादी हिंदुओं के हिट लिस्ट बना रहे हैं। 19 जनवरी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन तत्कालीन अब्दुल्ला सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि एक दिन पहले 18 तारीख को वो इस्तीफा देकर लंदन चले गए। फारूक अब्दुल्ला मस्जिदों से हिंदू विरोधी नारे लगाते रहे। अब्दुल्ला सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप जानते हैं सवाल किसने उठाए? इन आरोपों पर सबसे बड़ा दावा जिन्होंने किया, कश्मीर के पूर्व नौकरशाह फारूक रेंजू शाह। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा जो एग्जोडस हुआ, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, इसको एक तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने इसको फेलिसिटेट किया। ये सब उनकी वजह से हुआ। कश्मीरी पंडित भी फारूक अब्दुल्ला को विलन नंबर 1 मानते हैं। कश्मीरी पंडितों का सवाल है, बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा। मेरे साथ फारूक रेंजू शाह भी जुड़ गए, लेकिन सवाल क्या है उनको पहले हम बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी 1990 को अचानक से इस्तीफा उन्होंने क्यों दे दिया? 19 जनवरी को यह सब नरसंहार हुआ, ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया? फारूक अब्दुल्ला ने 1989 में आतंकवादियों को क्यों छोड़ा? 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया था 1989 में। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, फारूक अब्दुल्ला ने 15 अगस्त 1989 को कश्मीर जलाने वाला बयान क्यों दिया कि जैसे सेना ने बटमालू जलाया वैसे यहां पर जलने वाला है, निकल लो? ये सब क्यों? फारूक अब्दुल्ला ने जब कश्मीर जलने लगा तब फारूक लंदन क्यों भागे? फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में बिगड़ते हालात पर सेना की मदद क्यों नहीं मांगी? फारूक अब्दुल्ला ने अखबारों में खुलेआम हिंदुओं की धमकी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? फारूक अब्दुल्ला ने मस्जिदों से खुलेआम हिंदू विरोधी ऐलान होने पर भी किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? उल्टा इस्तीफा देकर क्यों चले गए 18 तारीख को? मेरे साथ फारूक रेंजू शाह साहब खुद लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है। लाइव है मेरे साथ फारूक रेंजू शाह। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले फारूक रेंजू और मेरे साथ इरफान हाफिज लोन और साथ ही मेरे साथ अशोक पंडित भी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले फारूक रेंजू जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपकी बातों से मैं ये मतलब निकालूं कि फारूक अब्दुल्ला ने ये सब जेनोसाइड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, वो चाहते तो टल सकता था ये सब कुछ जो हुआ 19 जनवरी को? देखिए, आपने बहुत अच्छा, ये इंटरव्यू था मेरा ANN पर, जिसपे कश्मीर फाइल के अग्नोत्री साहब ने भी बड़े कुछ कमेंट्स भी लिखे थे। मैं, क्योंकि ये जो कश्मीर फाइल आई, थोड़ा सा एक अजीब सा परसेप्शन हो गया कि एज इफ सारे कश्मीरी मुसलमान जिम्मेदार है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को रेप किया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादतियां की। तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि ये मुहर्रिकात अचानक नहीं बनते हैं। ये मुहर्रिकात के पीछे बहुत बड़े फोर्सेस काम करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे, अचानक जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ हो गई, अचानक उनके घर में फ्यूड हो गया, सन और सन इन लॉ में। सन खुद बनना चाहता चीफ मिनिस्टर, सन इन लॉ बनना चाहता था, लड़ाइयाँ हो गई। और फिर इसमें एक क्रिमिनल फ्रेंजी का एलिमेंट आप खुद देखें और रिसर्च करें, आप बड़े रिसर्च वाले हैं, कि एक शख्स ने कहा कि मैं जनाब वहाँ जम्मू में सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाऊंगा, सेक्रेटेरिएट को मस्जिद में तब्दील करूंगा। तो ये अजीब गरीब पॉइंट था, क्योंकि कश्मीरी यहाँ से क्या जाएं जम्मू में और जम्मू के सेक्रेटेरिएट में वो जामिया मस्जिद बनाए। तो जब ऐसे फ्रेंजी हुई और आपने देखा कुछ वहाँ पे इस सिचुएशन में मंदिरों पे भी अटैक्स हुए 84-85 में, मुहर्रिकात बढ़ते रहे। और उसमें एक बयान आपके सामने है, जब 15 अगस्त 1980 जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, और जो एक 15 अगस्त को सुनाया गया, एक तरफ से झंडा हिंदुस्तान का अनफर्ल हो रहा था
उसका, लेकिन तकरीर ये थी कि जैसे आर्मी ने, हिंदुस्तान आर्मी ने ये जला दिया, बटमालू जला दिया 1965 में, एक एक शहर जलाया जाएगा, एक एक गांव जलाया जाएगा। जब ये साइकोलॉजिकल एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो 50-60 लाख लोगों की कश्मीर में, उनको ये फीड किया गया, तो वो भी वो साइकोलॉजिकली एक अजीब सिचुएशन हुई 89 से। और दूसरा जो जनरल वैद, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस, तो मुझे भी ये अखबारों में ही और आपकी चैनल के जरिए सुनने का मौका मिला कि जनरल एक्स डायरेक्टर जनरल कहता है कि 89 में ही 70 ट्रेन मिलिटेंट थ्रू पॉलिटिकल पैटर्नेज वहां से निकाले गए, लॉक अप से लॉक अप के रास्ते आए और कश्मीर में स्नीक इन हो गए। तो इसका मतलब है उनको एक गवर्नमेंट का कॉरिडोर मिला लोगों में जाने का, और टिप्पू मारे गए। ये ना कश्मीरी पंडितों के वो लीडर थे, लेकिन उस पे तो उसी वक्त एक जबरदस्त हरकत में आनी चाहिए थी, नहीं आई। और उसके बाद अखबारों में अलसफा, जिसको एक कंट्रोल कर रहा था एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर बाद में पार्लियामेंट मेंबर बन गया, जिसने वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिराई, और खुद सिर्फ उसको 98,000 वोट आए थे, 1% वोट पे वो जीता था। तो 96 में वो ये ना जो लोग एमएलए बने लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 100 वोटों पे बने, 50 वोटों पे बने, 98 वोटों पे बने। और एक बात मैं देवगन साहब आपको बोलूं, और दूसरे पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, लोग भाग रहे हैं और अपना घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, सिक्योर है, कुछ है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेचर लगाएंगे कि जो बाग है इनकी प्रॉपर्टी खरीदो, लीगलाइज करो, औने पौने दामों में खरीदो, अगर 1 करोड़ की है 100 रुपये में खरीदो? क्या ऐसा लेजिस्लेशन ज़ेलेंस्की निकाल सकते हैं? लेकिन कश्मीर में हुआ। कश्मीर में 96 के इमीडिएटली बाद एक लेजिस्लेशन निकाली गई कि कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी खरीद सकता है। तो उससे क्या हो गया, कश्मीरी पंडितों को निकालने का एक जो प्लान था, उसमें 2 चीजें हो गई। एक तो कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी बदनाम, और दूसरे कश्मीरी पंडित। फारूक साहब, एक सवाल है मेरा, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए। एक सवाल है मेरा, अगर आप मुझे इजाजत दें। कश्मीर की हो गई। एक सवाल है मेरा फारूक साहब, आपने बोला ये पूरा प्लान था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, ये बड़ा खुलासा है। फारूक, आप कह रहे हैं सर ये पूरा प्लान था। 19 जनवरी से एक दिन पहले उन्होंने, मैं सवाल पूछ रहा हूं, 19 जनवरी से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया फारूक अब्दुल्ला ने। 1989 में 70 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया। आपने ये भी बताया कि रुबैया सईद, जो गृह मंत्री की बेटी का जो एब्डक्शन हुआ, वो भी कुछ स्टेज्ड था क्या, जिसके बदले आतंकवादियों को छोड़ा गया? ये और विस्फोटक खुलासा है। देखिए, जब मैं जवाब दूं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जवाब दूं। हाँ, देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही मॉर्निंग में जम्मू में एक बयान दिया महबूबा मुफ्ती ने, कहा कि जो गॉडसे था, गॉडसे जिन्ना एक जैसे थे, बोथ ऑफ देम। मींस गांधी को अगर गॉडसे ने मारा, उसके कहने का मतलब है लोगों में जो परसेप्शन गया कि गॉडसे को गांधी को मरवाया, वो उसका बैकर था अली मोहम्मद जिन्ना। तो क्या इससे क्रिमिनल फ्रेंजी नहीं होती है? ये जो नाउ, जब आपने क्वेश्चन, ये मैं बाय द वे रेफरेंस दे रहा हूं, ये आज की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे, जिस कुर्सी पे इस वक्त अमित शाह साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब ने भी 370 उठाया। यहां पे कोई एक खून नहीं हुआ। लेकिन जब पीडीपी का चीफ होम मिनिस्टर था, और जब फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, जो यहां के एसएसपी था, डीआईजी था, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थी, और या डीसी थे, या डिविजनल कमिश्नर थे, दे वर पॉलिटिकल अपॉइंटेड ऑफिसर्स। अभी नए गवर्नर को टाइम भी नहीं मिला था उनको नए अपना टीम डिप्यूट करने का। अभी टीम वही थी जिनको जो एसएसपी था वो उसी पॉलिटिकल सरकार से ये लेता था। गांव कदल में अगर 52 लोग मारे गए, दाएं दाएं गोलियां चली,
डोंट यू थिंक इट वाज टू क्रिएट अ हेट अगेंस्ट द गवर्नर, ताकि गवर्नर को इमीडिएटली डिसमिस किया जाए? और वही हुआ भी। जब उमर फारूक की डेथ हो गई और उसकी बॉडी पर भी गोलियां जब चलाई गई, तो उसी पे तो जगमोहन गए। लेकिन हु वर एट द अफेयर्स ऑफ द सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे? दे वर नॉट द जगमोहन अपॉइंटेड, दे वर द प्रीवियस गवर्नमेंट अपॉइंट, क्योंकि बीच में सिर्फ 10-15 दिन का फारूक साहब, रुबैया सईद का अपहरण, अपनी टीम भी नहीं, रुबैया सईद का अपहरण, ये भी स्टेज्ड था क्या? रुबैया सईद का अपहरण जो हुआ, आप देख लिए जो उस चेन में थे, आप देखिए मैक्सिमम लोग उसमें एमएलए बन गए, ये और लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए पीडीपी की सरकार में, पीडीपी की सरकार। और 110 अफसरों ने, टॉप अफसरों ने, जिन्होंने पिटीशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यूएनओ को, और कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑक्युपाइड फोर्स एंड ये ब्राइड्स को भी रेप करते, लिखा उन्होंने। बट व्हाट वाज देयर रिजल्ट? उन्होंने लोगों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने अपने लिए। उसमें से एक ऑफिसर चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी बना, एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बना। सो जो वो 110 ऑफिसर्स थे, जरा आप उनकी लिस्ट निकाल लीजिए जिन्होंने पिटीशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। क्या ये 19 जनवरी की रात की स्क्रिप्ट का हिस्सा था क्या? मेरा सीधा सवाल है फारूक साहब, मुझे सुधांशु त्रिवेदी के पास जाना है। 19 जनवरी की रात की स्क्रिप्ट का पार्ट था रुबैया सईद का अब्डक्शन? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इट इज, मैं सीधा जवाब आपको दे रहा हूं। It seems to be all scripted for वोट बैंक एंड J&K बैंक, इन दोनों पे कंट्रोल करने के लिए, अंडर द गारब ऑफ 370। दे ऑल पावर्स 1947 से कश्मीर को तबाही बर्बाद किया। कश्मीर के 2 हिस्से इसलिए किए 1947 में, नेहरू से तकरीर करवाई इसलिए कि बताओ कश्मीरियों को कि यहां प्लेबिसाइट होगा। मेरे ख्याल में दैट वाज द फर्स्ट सेशनिस्ट स्पीच, और लोगों को बेवकूफ बनाए सिर्फ वोटों के लिए, पावर में आने के लिए। इस वक्त वो कह रहे सरपंच ही बनाओ, लेकिन हमें जल्दी इलेक्शन करो। अगर दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, कांट दे से कि जब तक कश्मीरी पंडित वापस न लाएं तब तक यहां इलेक्शन मत कराओ। ये सड़क पानी बिजली का काम नहीं, वो अफसर करते हैं। सड़क पानी बिजली का काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और डीसी एंड म्युनिसिपल वार्ड अफसर करते हैं। इन पॉलिटिशियंस का काम था एक कम्युनिटीज को बचाना, कम्युनिटीज को आपस में टकराव नहीं होना चाहिए।